बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 171 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 172 मुलाहिजा फरमाए। वो दूसरों को मरऊब करने के लिए भारी भरकम किस्म की किताबें उठाए फिरते हैं और जरा मौका पाते ही, बल्कि बाज़ औक़ात तो जबरदस्ती मौका निकाल कर उन्हें खोल कर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में कैथरीन के पास खड़ा रहा। उसके बाद मैं जहाज पर चकराने लगा। मैंने जहाज के मुख्तलिफ गोशों में खड़े होकर उस सफेद स्टीमर को तलाश करने की कोशिश की थी जिस पर मैंने असेबी आंखों वाली लड़की को देखा था, लेकिन फिर वो मुझे कहीं नजर न आया। क्या वो किसी और सम्त निकल गया था या पीछे रह गया था? अगर उस लड़की को वाकई मेरी तलाश थी तो उसने किसी तरह यकीन कर लिया था कि मैं इर्द गिर्द नजर आने वाले किसी जहाज पर नहीं हूँ। इन सवालों से फिलहाल किसी का जवाब मेरे पास नहीं था। मैंने परिंदे देखने के बहाने पैरी क्लाकर से दूरबीन लेकर भी उस स्टीमर को तलाश किया, लेकिन वो दूरबीन से भी मुझे कहीं नजर नहीं आया। मैंने बाकी वक्त कलाकर के साथ ही परिंदों के बारे में उसके एडवेंचर सुनने में गुजारा। मुझे महसूस होने लगा था कि परिंदों के बारे में वाकई मेरी मालूमात में खासा इजाफा होता जा रहा था। तीसरे रोज जबकि जहाज अरब रियासतों के गिर्द घूमता हुआ बहिरा अहमर में दाखिल होने वाला था, एक तरह से फिशिंग का एक छोटा ट्रालर जहाज के बिल्कुल करीब आ गया। मैं उस वक्त रेलिंग पर ही खड़ा था। मैं चौकन्ना हो गया, लेकिन उसमें से किसी ने आंख उठाकर भी मेरी तरफ नहीं देखा और ना ही जहाज के अमले में से किसी ने मुझसे फरमाइश की कि मैं वहां से हट जाऊं। बज़ाहिर तो ऐसा मालूम नहीं हो रहा था कि उनके दरमियान कोई लेन देन हो रहा था। फर्स्ट मेट जंतर नीचे खड़ा उनसे कुछ बातें कर रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस तरह दिन की रोशनी में अल्लाह उनके दरमियान माल और रकम का तबादला होगा। मैं ऊपर खड़ा देखता रहा। उनके दरमियान कोई लेन देन नहीं हुआ और चंद मिनट बाद ट्रालर वापस चला गया। जंतर ऊपर आ गया। वो खाली हाथ था। मैंने उससे पूछा, ये लोग कौन थे और किस लिए आए थे? माहीगीर थे। मछलियां हमारे हाथ फरोख्त करना चाहते थे, लेकिन उनके पास माल अच्छा नहीं था और कीमत भी ज्यादा मांग रहे थे। उनसे अब्दुल ही सही तरह निपटता है, जंतर ने जवाब दिया। उसी रोज कुछ देर बाद एक और फिशिंग ट्रालर जहाज के करीब और गोया वही मंजर दोहराया गया। अब्दुल रस्से की सीढ़ी के जरिए ट्रालर पर गया। इस बार वो वापस आया तो उसके कंधे पर मछलियों की बास्केट लदी हुई थी। जहाज पर आकर वो बास्केट खानसामा के हवाले करते हुए बोला, मछलियां अच्छी हैं, ताज़ा भी हैं और सस्ती भी हैं। खानसामा ने बास्केट खोलकर उसमें झांका। बास्केट में 10 बड़ी बड़ी मछलियां मौजूद थीं। खानसामा ने उनमें से एक को निकाल कर गोया हाथों में तोला और मानी खेत से अंदाज में मुस्कुरा दिया। फिर वो बास्केट उठाकर किचन में ले गया। मेरे जहन में शकूक का सपोलिया रिंगने लगा था। उसके बावजूद मैं मौका की तलाश में रहा, लेकिन अफगान खानसामा मुझे ज्यादा देर के लिए किचन से इधर उधर होता दिखाई न दिया। वो अगर किचन से निकलता भी तो बहुत थोड़ी देर के लिए निकलता था और आसपास ही कहीं मौजूद रहता था। वो एप्रन बांधे हुए था और पिछले 3 दिनों की निस्बत कुछ ज्यादा मुस्तैद नजर आ रहा था। ऐसा मालूम होता था कि आज उसने दोपहर ही रात के खाने की तैयारियां शुरू कर दी थी। बिलाकर मैंने उसे इंजन रूम की तरफ जाते हुए देखा। अब उसने एप्रन उतारा हुआ था। शायद वो कैप्टन गोएज से मुलाकात करने के लिए जा रहा था। मैंने रिस्क लेने का फैसला कर लिया और तंग से रास्ते पर पंजों के बल तकरीबन तोड़ता हुआ सीढ़ियों तक पहुंचा और चंद छलांगों में सीढ़ियां उतरकर किचन में जा पहुंचा। किचन की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। मुझे ये देखकर धचका सा लगा कि हम ऐसे किचन में पकाए जाने वाले खाने खाते थे, बस जरा बर्तन पूंछ पाँच कर जाहिरी तौर पर साफ करके हमारे सामने सजा दिए जाते थे, जैसा कि निचले दर्जे के होटलों में होता है। लेकिन दूसरे ही लम्हे मैंने उस कोफ्त को जहन से चटक दिया। पिछला कुछ अरसा जिस तरह गुजर चुका था उसमें मैं न जाने क्या कुछ बर्दाश्त किया था। उस किचन की हालत तो फिर भी गनीमत थी। मुझे वो मछलियां तलाश करने के लिए किसी फ्रीजर वगैरह में झांकना नहीं पड़ा। वो कुकिंग रेंज के करीब मार्बल के काउंटर पर नहायत करीने से और तरतीब से रखी थी। मैंने उनमें से एक मछली को 2 उंगलियों से पकड़कर उठाकर देखा। उसका पेट चाक था। फिर मैंने झुक कर देखा तो सभी मछलियों के पेट चाक नजर आए। उन्हें खूब साफ करके रखा गया था। मैं ये अंदाजा नहीं कर सका कि मछलियों के पेट ताज़ा चाक किए गए थे या पहले से चाकशुदा थे। टांकों वगैरह के जरिए बंद थे और अब सिर्फ टांके खोले गए थे। मैंने टांकों के निशानात तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आए। मैं उलझन में पड़ गया। एक बार फिर मेरा यह शुबा कवी होने लगा था कि मछलियों के पेट में कुछ आया था। मैंने खानसामा को किचन से बाहर कुछ ले जाते नहीं देखा था। अगर कुछ आया था तो क्या वो किचन ही में छुपाया गया था? बज़ाहिर वो ज्यादा लंबा चौड़ा किचन नहीं था, लेकिन अगर उजलत के आलम में कोई नामालूम चीज तलाश करने की कोशिश की जाती तो बड़ी दुश्वारी पेश आ सकती थी। उसमें चीजें रखने की गुंजाइश तो काफी थी। बहुत सी चीजें रखी थी। फ्रिज और फ्रीजर थे, कुकिंग रेंज थी, सामान रखने की कई चीजें थी। मैंने हत्तुल इम्कान तेजी से कई चीजों में झांकने की कोशिश की, लेकिन मैं कोई मशकूक चीज तलाश नहीं कर सका। मैं तो अभी सही तरह किचन ही की तलाशी नहीं ले पा रहा था और अगर वो चीज किचन से बाहर जा चुकी थी तो फिर उसे तलाश करना कम अज कम अकेले आदमी के लिए तो तकरीबन नामुमकिन ही हो चुका था। इतना बड़ा जहाज था, उसमें तो अच्छे भले हुजम की चीजों को छुपाने के लिए इतनी बहुत सी जगह थी। मुख्तसर
हुजम की चीज का तो मसला ही कुछ नहीं था। उन तमाम अफरा तफरी के दौरान एक और ख्याल भी मेरे जहन में गर्दिश किया जा रहा था। जिस वक्त वो ट्रॉलर जहाज पर मछलियां देने आया था, उस वक्त हम अरब रियासतों की हदूद में थी। अरब रियासतों में तो हेरोइन अंदर लाने की कोशिश की जाती थी और अरब मुमालिक अपने सख्त कवानीन और सख्त रवैये की वजह से उस जलगार को हद्दुल इम्कान रोके हुए थे। लेकिन यहाँ से हेरोइन का ट्रैफिक बाहर की तरफ जाने का कोई सिलसिला अभी तक कम अज कम मेरे इल्म में तो नहीं आया था। तो फिर ये क्या चक्कर था? कहीं मैं खामखा ही शकूक और वहमों का शिकार तो नहीं हो रहा था? मैं एक बार फिर मछलियों की तरफ पलट आया। मैंने 2-3 दूसरी मछलियां भी उठाकर देखी। सबके पेट यकसा अंदाज में चाक किए गए थे। अचानक मुझे अपने अक्ब में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैं तेजी से घूमा। अफगान खान सामा दरवाजे में खड़ा था। उसका चेहरा उस वक्त कुछ ज्यादा ही सुर्ख नजर आ रहा था और आंखें नफरत से दहक रही थी। अजीब बात यह थी कि उसके हाथ में गोश्त काटने का भारी चापर था। चापर स्टील का था और उस वक्त धूप में चमक रहा था। मुझे अपनी जिल्द के नीचे सरसराहट से महसूस हुई। लगता था कि अक्ब से मुझ पर नजर पड़ते ही खानसामा काफी चराल में आ गया था और शायद उसने मुश्किल अपने आप को चापर के इस्तेमाल से बाज रखा था। एन मुमकिन था कि मैं तेजी से ना घूमता और मजीद एक आध लम्हे उसकी आमद से बेखबर रहता तो चापर इस्तेमाल कर ही गुजरता। खानसामा ख्वाह कहीं भी मुलाजमत करें, आमतौर पर वो किचन को अपनी जाती जायदाद समझते हैं और बिला इजाजत वहाँ किसी की दखल अंदाजी को बहुत बुरा महसूस करते हैं। उनकी इस नफ्सियात का मुझे एहसास था और उस वक्त तो मैं वैसे ही कुछ मशकूक नजर आ रहा था। उन सब बातों के बावजूद मुझे खानसामा का इस तरह हद से ज्यादा चराल में आ जाना कुछ गैर फित्री सा महसूस हुआ। मैंने मछली एहतियात से काउंटर पर रखते हुए मुस्कुराकर हमवार लहजे में कहा, दरअसल काफी पानी का मूड हो रहा था, तुम कहीं नजर नहीं आए। मैंने सोचा खुद ही बनाने की कोशिश की जाए। खानसामा को अपने मकसद समझाने के लिए उससे आसान अंग्रेजी ही में बात करना पड़ी थी। कुछ ऐसी अंग्रेजी में वो जवाब देता था, क्या आप कोई नई किस्म की काफी बनाने लगे थे मिस्टर अफसल खान? कोई ऐसी काफी जिसमें मछली भी डालती है? उसने गोया एक एक लफ्ज को चबाते हुए पूछा। वैसे उसने बहुत तेजी से अपने जलाल पर काबू पा लिया था। नहीं नहीं, मैंने गोया उसकी बात को मजाक समझते हुए उस पर जरा हंसने की कोशिश की। मछलियां तो मैं वैसे ही देखने लगा था, किसी अच्छी नस्ल की मालूम होती हैं। रात के खाने में शायद मछली ही मिले। सिर्फ रात के खाने ही में नहीं बल्कि अब तो अक्सर मछली ही खाने को मिलेगी। उसका चेहरा बहुत तेजी से अतदाल पर आ रहा था, ताहम उसका लहजा अब भी चुभता हुआ ही था। इस मछली को आपके पाकिस्तान में हीरा कहा जाता है और अंग्रेजी में रेड हेरिंग। और कुछ जानना चाहते हैं आप? नहीं नहीं, मैं जानकर क्या करूंगा, मैं तो आम खाने से गर्ज रखता हूँ, पेड़ गिनने से नहीं। मैंने सादगी से जवाब दिया, पेड़ गिनने में भी कोई हर्ज नहीं है, अलबत्ता पेड़ काटने से इंसान को बचना चाहिए। वो मुरबियाना से लहजे में बोला और मानी खेजी से अंदाज में चापर की धार देखने लगा। वो उंगली चापर की धार पर फेर रहा था, लेकिन उसकी नजर मुझ पर थी। वो मजबूत कद काठ का आदमी था, उम्र 35 और 40 के दरमियान थी, बारिश था। उसकी दाढ़ी और आंखों का रंग भूरा था और यकसा मालूम होता था। तुमने सब मछलियों के पेट चाक कर दिए हैं, मैंने मछलियों की तरफ इशारा करते हुए हद्दुल इम्कान सादगी से कहा। उसने टटोलने वाली नजरों से मुझे देखा और बिलाकर सादगी ही से जवाब देने का फैसला किया। अभी तो मैं इनके कतले भी बनाऊंगा, फ्रीजर में तो ये अच्छी तरह साफ करके और काट कर रखी जाएंगी। हाँ ये बात तो है। मैंने जल्दी से सारी ला दफातन वो अमरीकियों की तरह कंधे उचकाकर और गहरी सांस लेकर बोला, अगर आपको काफी पीनी है तो आप चलकर मेस में बैठे, मैं आपके लिए काफी बनाकर लाता हूँ। मेस किचन से मुल्हिक की था। मैं मेस में आकर बैठ गया। वो 2-3 मिनट बाद ही मेरे लिए काफी बनाकर ले आया, जिससे भाप उठ रही थी। वो काफी मेरे सामने रखने के बाद भी चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा, गोया देखना चाहता हूँ कि मैं काफी पीता हूँ या नहीं। सच्ची बात यह थी कि फिलहाल मेरा उसकी लाई हुई काफी पीने को दिल नहीं चाह रहा था। कोई बाई नहीं था कि अभी उस बदबख्त के दिल में गैज़ो गज़ब का तूफान कम न हुआ हो, काफी में कुछ मिला लाया हो, जिसके नतीजे में मेरी लाश समंदर की मछलियों की डिनर में भी काम आ सकती थी। मैंने यही जाहिर किया जैसे मैं किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था और बेख्याली में मग को मेज पर घुमा तो रहा था, लेकिन होंठों से नहीं लगा रहा था। आखिर वो किचन में चला गया। किचन की भी एक खिड़की मेस ही में खुलती थी, जो पेंट्री का काम देती थी। मैंने उस खिड़की से यूं ही उसको पुश्त मेस की तरफ होते देखी। जल्दी से दबे कदमों उठकर काफी वाश बेसन में उलटती। उसके बाद मैं चंद मिनट तक वहीं बैठा काफी की चुस्के लेने की अदाकारी करता रहा। आखिरकार मैं मग मेज पर रखकर उठ खड़ा हुआ। खानसामा ने मुझे लड़खड़ाए बगैर ठीक ठाक हालत में जाते देखकर भी किसी तासुर का इजहार नहीं किया। ऐन मुमकिन था उसने काफी में कुछ न मिलाया हो। मुझे ख्वाह ही शक हुआ हो। मुझे एहसास हो रहा था कि महज मामूली से शुबे की बुनियाद पर वो इतनी जल्दी मुझे हलाक करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। उस रोज मैंने सुबह से कैथरीन को नहीं देखा था। शायद उसने नाश्ता भी अपने कैबिन में किया था। मैं अभी तक उसके बारे में कुछ मालूम नहीं कर सका था कि वो ड्रग्स के धंधे में किस तरह मुलव्वस थी। आया वो खुद कुछ लेकर जा रही थी या माल जहाज में लदा हुआ था और वो ड्रग माफिया की तरफ से निगरान के तौर पर खेप के साथ सफर कर रही थी। उस शाम जब कैथरीन और कुलाकर अपने कैबिनों से बाहर थे तो मैंने अपने कैबिन की चाबी उनके तालों में आजमा कर देखी और मुझ पर यह हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ कि एक ही चाबी से चारों मुसाफिर कैबिनों के ताले नहायत आसानी से खुल सकते थे। चारों के ताले बिल्कुल ही एक जैसे थे।
उस वक्त चूंकि अंदेशा था कि कैथरीन और कलाकर किसी लम्हे भी अपने कैबिन की तरफ वापस आ सकते थे, इसलिए मैंने किसी के भी कैबिन में घुसने की कोशिश नहीं की। मैंने यही सोचा कि अगर जरूरत पड़ी तो कोई और मुनासिब मौका देखकर घुस जाऊंगा। अब तो खुल जा सिम सिम का तिलिस्म मेरे पास चाबी की शक्ल में मौजूद था। सफर के चौथे रोज में बेदार होकर केबिन से निकला तो देखा कि हम बहिरा अहमर में दाखिल हो चुके थे और शुमाल मगरब की समत में सफर कर रहे थे। नाश्ते के बाद अमले के 2 आदमियों ने ऐलान किया कि वो तैराकी के लिए समंदर में उतर रहे थे। कैथरीन भी फौरन उनके साथ तैराकी के लिए तैयार हो गई। शायद वो उस खुश्क से समंदरी सफर में जहाज तक महदूद रहकर बोर हो गई थी और अब वो कोई शुगल मेला ढूंढ रही थी। रबड़ की एक किश्ती और रस्से की सीढ़ी समंदर में उतारी जा रही थी। कलाकर जल्दी से अपने कैबिन में जाकर अपना कैमरा निकाल लाया और बोला, मैं किश्ती में बैठकर फोटोग्राफी करूंगा। कैथरीन स्विमिंग सूट पहन चुकी थी, क़यामतें कुछ और नुमाया हो चुकी थी। दिल तो मेरा भी चाह रहा था कि कैप्टन गोयस से तैराकी का लिबास मुस्तार लेकर बहरा अहमर को बहरे इश्क तसव्वुर करते हुए कैथरीन के साथ कूद पड़ूं और उसे अपनी तैराकी के कुछ कमालात दिखा दूं। लेकिन कई तरह की सोचों ने मेरे कदम रोक लिए। एक तो ये ख्याल आ गया कि कहीं वो ये न समझ ले कि मैं उसे मुतासर करने की बचकाना या कुछ फिल्मी सी हरकतें कर रहा हूँ। दूसरा, मुझे बहरा अहमर का पानी इस काबिल नहीं लग रहा था कि उसमें तैराकी की जाती। वो मुड़कर मेरी तरफ देखते हुए खासे होशरबा से अंदाज में मुस्कुराई और बड़े मीठे लहजे में बोली, अगर इस वक्त पापा यहाँ होते तो यकीनन ऐसी ही कोई बात करते। अगर तुम इस उम्र में पापा बनने का इतना शौक क्यों कर रहे हो? लानत हो मुझ पर, मैंने दिल ही दिल में कहा। बाज़ औक़ात रस्मी बात करना भी महंगा पड़ जाता है। किस बदबख्त को इस उम्र में तुम जैसी लड़की का पापा बनने का शौक होगा? वो मेरे ध्यान में एक और शुबे ने सर उभारा। मैं उससे पहले भी गैर इरादी से अंदाज में कई मौकों पर उसके साथ मुरबियाना, हमदर्दाना और कुछ मुशफ़क़ाना सा रवैया इख्तियार कर चुका था, नसीहतें कर चुका था, मशवरे दे चुका था। कहीं उसे अंदाजा तो नहीं हो गया था कि मैं किसी खास मकसद से जहाज पर सवार हुआ था जिसका ताल्लुक उसकी जात से था। मैंने फैसला किया कि मुझे बुजुर्गी का कोटा कुछ कम कर देना चाहिए। कैथरीन लोगों की तैराकी के दौरान मेरे पास एक अच्छा मौका था कि मैं उनके कैबिन्स की तलाशी ले सकता था। जब मैंने उनकी तलाशी ली तो मुझे वहाँ ऐसी कोई खास चीज नजर नहीं आई। चौथा कैबिन एक कोने में था, उसका ताला खोलने में भी मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। मेरा ख्याल था कि उसमें मुझे जो दीवार गिर बेड नजर आएगा उस पर कोई बिस्तर या चादर वगैरह नहीं होगी, लेकिन मुझे वहां न सिर्फ बिस्तर लगा हुआ दिखाई दिया बल्कि वैसा ही कंबल भी फैला नजर आया जैसा हम तीनों मुसाफिरों को दिया गया था। दूसरे लम्हे मैंने सांस रोक ली। कंबल बिस्तर पर यूं ही नहीं पड़ा था बल्कि किसी के जिस्म पर था, यानी कोई कंबल लपेटे लेटा हुआ था। मैं अंदर पहुंच चुका था। मैंने वापस निकल भागने की कोशिश नहीं की, यह हरकत शायद ज्यादा गलत होती। फिलहाल तो मैं कोई बहाना करके जान छुड़ा सकता था। उसमें शक नहीं था कि मुझे हैरत का खासा जोरदार झटका लगा था। मैं जो कुछ देख रहा था उसका मतलब यही था कि जहाज पर चौथा मुसाफिर भी सफर कर रहा था, मगर जहाज के अमले ने उस बात को खुफिया रखा था और वो शख्स भी 24 घंटे शायद कैबिन ही में रहता था, इसलिए अब तक दूसरों की नजरों में नहीं आया था। मैंने अपने अक में दरवाजा आहिस्तगी से बंद कर दिया। ताले की हल्की सी क्लिक के बाद भी जब उस शख्स ने हरकत न की तो मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। वो बदस्तूर साख्त रहा। बिलाखिर एक खफीफ सा शुबा महसूस करते हुए मैंने आगे बढ़कर आहिस्तगी से उसके ऊपर से कंबल उठाया। वो को मुसाफिर नहीं, अमले का आदमी अब्दुल था और वो मुर्दा था। किसी ने उसे जिबा कर दिया था। उसकी गर्दन आधी से ज्यादा कटी हुई थी। एक लम्हे के लिए मैं उसी हालत में खड़ा रह गया। कई मनाजर किसी तेज रफ्तार फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने घूम गए। कराची में क्लिफ्टन के साहिल के करीब देखी हुई आशिक भट्टी की लाश उसकी गर्दन तन से बिल्कुल ही जुदा कर दी गई थी। फिर अफगान खानसामा फहमीद की सूरत मेरी आंखों में उभरी। मुझे वो मंजर याद आया जब वो स्टील का चमकता हुआ तेज धार चापर लिए मेरे अख में खड़ा था। लेकिन जिस वक्त मैंने क्लिफ्टन पर आशिक भट्टी की लाश देखी थी उस वक्त खानसामा फहमीद तो वहां से मीलों दूर बंदरगाह पर अपने जहाज पैरामाउंट पर मौजूद था। मगर ये कुछ ऐसा जरूरी भी नहीं था। मैं भी तो इस वक्त पैरामाउंट से मीलों दूर क्लिफ्टन पर मौजूद था। लेकिन बाद में आसिफ भट्टी से झड़प और फिर मुज़ाकरात से भी फारिग होकर क्लिफ्टन से बंदरगाह पर खड़े हुए पैरामाउंट तक पहुंच गया था। जिस तरह टैक्सी से मैं आ सकता था उसी तरह कोई और भी तो आ सकता था। तो क्या यह फहमीद का काम था? लेकिन फहमीद को अपने ही एक साथी कारकुन को कत्ल करने की क्या सूरत आन पड़ी थी? फिर मुझे एहसास हुआ कि ये वहां खड़े होकर इस किस्म के सवालों पर गौर करने का वक्त नहीं था। मैंने अब्दुल की लाश को कंबल से ढांप दिया। मसला ये था कि मैं कैप्टन गोयज को बता भी नहीं सकता था कि मैं कैबिनों की तलाशी लेता फिर रहा था और मुझे अब्दुल की लाश मिल गई थी। यह भी दुरुस्त नहीं था कि मैं उसी तरह कैबिन को ताला लगाकर चला जाता और अपनी जुबान बंद रखता। कैबिन वाकई खाली और मकफिल था। शायद कई दिन तक अब्दुल की लाश दरियाफ्त न की जा सकती। उस किस्म के कैबिन में तो लाश सड़ने के बाद भी बाहर वालों को सड़ांत का एहसास शायद बहुत ताखीर से होता। कातिल का मकसद भी यही था। उसने लाश इसीलिए उस कैबिन में डालकर उसे मकफिल कर दिया था कि ज्यादा से ज्यादा ताखीर से उसका पता चले। इस दौरान शायद वो गायब भी हो जाता। दूसरे लम्हे में फैसले पर पहुंच गया। मुझे एक दरमियानी रास्ता सूझ गया था। मुझे सामने आने की जरूरत भी नहीं थी और अब्दुल की लाश की तरफ इशारा भी दिया जा सकता था।
मैंने कैबिन का दरवाजा पूरा खोल दिया और खुद वहां से खिसक आया। मुझे यकीन था कि जल्द ही कोई वहां से गुजरेगा तो अंदर झांक कर जरूर देखेगा कि दरवाजा क्यों खुला था। उसके बाद लाश की मौजूदगी का राज नहीं रहेगा। मैं इंजन रूम के करीब जहाज के पुल नुमा हिस्से पर पहुंच गया जहां कैप्टन गोएज मौजूद था। मैंने उसे गपशप करते हुए दीवार पर आवेजा चार्ट की तरफ देखा जिसमें जाहिर किया गया था कि जहाज किस रफ्तार से सफर करते हुए कब किस मकाम पर पहुंचता था। हमने खासी तेज रफ्तारी से सफर किया है, मैंने ख्याल जाहिर किया। हाँ, मौसम खराब नहीं हुआ इसलिए हम अच्छी रफ्तार बरकरार रखने में कामयाब रहे। कैप्टन गोएज ने गर्दन हिलाई। इन दिनों बहिरा अहमर पर भी सुकून है। हमें इस तरह गपशप करते हुए 3-4 मिनट गुजरे थे कि फर्स्ट मेट जंतर बुखलाया हुआ वहां पहुंचा और गोएज से मुखातब हुआ, कैप्टन बहुत बुरी खबर है, अब्दुल मारा गया है। मारा गया है? कैप्टन ने हैरत से दुहराया। हम क्या इस वक्त मैदान जंग में हैं जो वो लड़ते हुए मारा गया है? मेरा मतलब है उसे किसी ने कत्ल कर दिया है। जंतर गड़बड़ा कर बोला, किसी ने उसका गला काट दिया है। फतह तैराकी करके वापस आ रहा था तो उसने खाली कैबिन का दरवाजा खुला देखा। उसने अंदर झांका तो बर्थ पर कोई लेटा नजर आया। वो अंदर गया तो उसे अब्दुल मुर्दा पड़ा हुआ मिला। फतह भी अफगानी था और जहाज पर गालबन सैलर था। तुम वहील संभालो, मैं जरा जाकर देखता हूँ, कैप्टन गोएज ने जंतर को हुक्म दिया। मैं भी बज़ाहिर तजस्सुस से मगलूब होकर उसके पीछे पीछे लपका। खाली कैबिन के दरवाजे पर कई अफराद जमा थे, उनमें कैथरीन भी शामिल थी। क्या हुआ? मैंने मासूम बनते हुए कैथरीन से पूछा। करियो के एक आदमी अब्दुल को किसी ने कत्ल कर दिया है। बेचारा नौजवान ही था, वो अफसोस से बोली। यह तो बहुत बुरा हुआ, मैंने भी तासुस ज़दा लहजे में कहा। कैप्टन गोएज मोटा सा सिगार दांतों में दबाए बिल्कुल फिल्मी जासूसों की तरह लाश का मुआयना कर रहा था। उसे यकीनन अब्दुल की मौत से धचका लगा था, लेकिन वो कमज़दा नजर आने के साथ साथ आला दर्जे का सुराग रसान नजर आने की भी पूरी कोशिश कर रहा था। हालांकि मुझे अंदाजा था कि उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। चलने बाद मैं रेलिंग की तरफ चल दिया। मैंने देखा कैथरीन भी मेरे पीछे आ रही थी। वो अभी तैराकी के लिबास ही में थी, लेकिन उसके ऊपर उसने एक सफ़ेद स्पोर्ट्स शर्ट पहन रखी थी जिसके बटन खुले थे। उसके बेतरतीब बालों में अभी नमी थी और कुछ लिटें उसकी पेशानी और रुखसारों से चिपकी हुई थी। मैं उसे आते हुए देख कर रुक गया। करीब पहुंचकर वो धीमे लेकिन कुछ बदले से लहजे में बोली, डियर अफजल चौधरी, मेरा ख्याल है अब तुम अपने ड्रामेबाजी बंद कर दो। उसने मुझे मिस्टर खान या अफजल खान के बजाय अफजल चौधरी कहकर मुखातिब किया था, यानी वो मेरे असल नाम से वाकिफ थी। मैं भुंचका रह गया। फिर मैंने संभल कर कहा, मेरा नाम अफजल चौधरी नहीं अफजल खान है। खाम खा क्यों अपना सरनेम बदलने का तकल्लुफ कर रखा है? उससे क्या फर्क पड़ता है? बस वैसे ही तुम्हारे दिल को तसल्ली रहती होगी कि तुमने अपना नाम बदल रखा है। बहरहाल मुझे मालूम है तुम्हें मेरे वालिद ने मेरे पीछे लगाया होगा। उन्होंने शायद कराची में सेठ रमजान से रब्ता किया होगा और सेठ रमजान ने मेरी निगरानी के लिए तुम्हारा इंतखाब किया होगा। वो इत्मीनान से बोली। एक लम्हे के लिए मैंने अपने आप को बड़ा खिसियाना महसूस किया। वाकई मेरा सारा ड्रामा धरा का धरा रह गया था। मैंने इधर उधर देखा, पैरी खिलाकर 2 कदम के फासले पर ही मौजूद था। मैं धीमी आवाज में कहा, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता। रात के खाने के बाद जहाज के पिछले हिस्से में फैन टेल के करीब मुझसे मिलना, फिर इत्मीनान से बात करेंगे। उसने बेपरवाही से कंधे उचका दिए और वापस कैबिन की तरफ चली गई जहां कैप्टन गोएज अपने अमले से तबादला ख्याल कर रहा था। कत्ल अपनी जगह था, लेकिन पेट बहरहाल खाने को मांगता था, इसलिए उस शाम भी हस्बे मामूल खाने का बंदोबस्त हुआ। खाने के दौरान उस बात पर बहस होती रही कि क्या कत्ल की रिपोर्ट दर्ज कराने और तफ्तीश के लिए जहाज को किसी करीबी बंदरगाह पर रोका जाए। कैप्टन का कहना था कि कत्ल की वारदात बैनुल अक़वामी समंदरी हदूद में हुई थी, इसलिए हमारा इथियोपिया या यमन के बंदरगाह पर रुकना जरूरी नहीं था। इस वक्त हमारी दाएं बाएं यही 2 ममालिक थे। मैं तो बगैर कागजात के सफर कर रहा था और हालात पहले ही मेरे कुछ ज्यादा हक में नहीं थे। मैं तो खुदा से चाहता था कि हम किसी किस्म की पुलिस कार्रवाई में मुलव्वस न हो, लेकिन मैंने महसूस किया कि बाकी दोनों मुसाफिर और बेहतर अमले की भी दिली ख्वाहिश यही थी कि उन्हें कम से कम इथियोपिया या यमन की पुलिस का सामना न करना पड़े। आखिरकार सारा मामला, सारी जिम्मेदारी और फैसले का इख्तियार कैप्टन गोएज पर छोड़ दिया गया, जिसके बाद यकीनन सब ने अपने आप को हल्का फुल्का महसूस किया। कैप्टन ने हुक्म दिया कि लाश को बर्फ में महफूज कर दिया जाए। जहाज के तुर्की यानी अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद ही पुलिस को इस मामले की इतला दी जाएगी। मुझ समेत गालिबन सभी ने सुकून की सांस ली। खाने के बाद में टहलता हुआ जहाज के अक्क में बाहर को निकले हुए गोल हिस्से में चला गया जो फैन टेल कहलाता था। कुछ देर बाद कैथरीन भी आन पहुंची। वो गया किसी तसव्वुर से माजूज होते हुए मुस्कुरा कर बोली, तुम यकीनन तड़प रहे होगे, कसमसा रहे होगे कि मैंने तुम्हें पहचान लिया। नहीं, इस किस्म की बीमारियां मुझे लाहक नहीं है। मैंने खुश्क लहजे में कहा, मैं ना तड़पता हूँ और ना कसमसाया हूँ। थोड़ा सा तजस्सुस जरूर है और वो फितरी सी बात है। ठीक है, तुमने ये अंदाजा तो लगा लिया कि कराची में तुम्हारे वालिद का दोस्त सेठ रमजान मौजूद है। तुम्हें यह भी मालूम है कि तुम्हारे वालिद तुम्हारे बारे में परेशान हैं। उन्होंने शायद सेठ रमजान से रब्ता किया हो और सेठ रमजान ने किसी को भेज दिया हो। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। इंसान ख्यालों के घोड़े दौड़ा सकता है और कभी कभी वो घोड़े सही समत में भी दौड़ने लगते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत हैरत मुझे इस बात पर है कि तुम मेरा नाम कैसे जानती हो, यानी सही नाम। महज इत्तफाकन, वो इत्मीनान से बोली। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं पाकिस्तान नहीं गई हूँ।
मैं पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश तीनों मुल्कों से घूमती हुई आ रही हूँ। मुझे इन मुल्कों में कई काम भी थे। मुझे सेठ रमज़ान को देखने का बड़ा तजस्सुस था, लेकिन मैं अपनी असल हैसियत में उससे मिलना नहीं चाहती थी। मुझे मालूम था कि अगर मेरे फिक्रमंद पापा उससे मेरे बारे में मुतल्ला कर चुके होंगे तो वो पंजे झाड़ कर मेरे पीछे पड़ जाएगा। इसलिए मैं उससे मिली ज़रूर, लेकिन कैथरीन की हैसियत से नहीं। वो गोया उस मुलाकात के तसव्वुर से माजूज होते हुए मुस्कुरा दी। तो फिर किस हैसियत से मिली? मैंने मुल्कजी रोशनी में एक टुक उसकी तरफ देखते हुए पूछा। एक गैर मुल्की नामा निगार की हैसियत से, वो इत्मीनान से बोली। मैं बज़ाहिर इत्तफाकन एक होटल में उससे टकरा गई। कौन से होटल में? मैंने उसकी बात काटते हुए पूछा। उसने होटल का नाम बताया। वो मेरा ही होटल था। ताहम मैंने किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया और न ही उसे बताया कि उस होटल का बेसरो-सामा, बेघर और बेदरमा मालिक उसके सामने खड़ा था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जिस सेठ रमज़ान का वो जिक्र कर रही थी वो भी इब्तिदा में उस होटल में पार्टनर था। वो सिलसिला कराम जोड़ते हुए बोली। मैं उसके बारे में तमाम ज़रूरी मालूमात हासिल किए हुई थी और मुझे ये भी मालूम था कि उस वक्त वो उस होटल में मौजूद होगा। मैं इत्तफाकन, मेरा मतलब है बज़ाहिर इत्तफाकन, उससे जा टकराई। मैंने उससे अपना तारुफ डेली सन की नुमाइंदा खसूसी सुजन फोर्ड के नाम से करवाया, जो मेरी थोड़ी बहुत शनासा है। मैंने उसे बताया कि मैं दुनिया की बढ़ती हुई आबादी के मौजू पर एक बहुत ज़ख़ीम किस्म की रिपोर्ट तैयार कर रही हूँ, जो पहले अखबार में किस्तवार और फिर किताबी शक्ल में छपेगी। यह बड़ा संजीदा और अहम काम है। मुझे इस सिलसिले में उसकी तरफ से कुछ मदद मिल सके तो मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। वो ज़रा हंसी और एक लम्हे के तवक्कुफ से बोली। वैसे सेठ रमज़ान है बहुत दिलचस्प आदमी। सबसे पहले तो माजरत करने लगा कि दुनिया की आबादी बढ़ाने में उसका हरगिज़ कोई कसूर नहीं। उसकी तो सिर्फ एक ही बेटी है और वह बेचारी उसकी बीवी ने भी उस मामले में यहाँ तक कि उसका साथ दिया कि जवानी में ही दुनिया से रुखसत हो गई कि कहीं दुनिया की आबादी बढ़ाने के सिलसिले में उससे कोई भूल चूक ना हो जाए। मुझे यकीन आ गया कि वो सेठ रमज़ान से मिल चुकी थी। सेठ रमज़ान इस किस्म की बातें करता था। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, ये सब बातें तो होती रहेंगी, असल बात तो बीच ही में रहेगी। मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें मेरे सही नाम का कैसे पता चला? मैंने उसकी बात काटते हुए कहा। वही तो बताने लगी थी। अब मैं उसी तरफ आ रही थी। वो मुझे अपना शानदार घर दिखा रहा था तो जाहिर है स्टडी में भी ले गया। तुम्हारे यहाँ दौलतमंद लोगों को ख्वाह लिखने पढ़ने का शौक बिल्कुल ना हो, लेकिन घर में शायद स्टडी ज़रूर होती है। उस स्टडी की एक अहम बात यह थी कि उसकी एक दीवार पर तुम्हारी तस्वीर लगी हुई थी, बड़ी सी रंगीन फ्रेम शुदा तस्वीर। मेरी तस्वीर? मैंने बेयकीनी से कहा, फिर बेइख्तियार उर्दू में कहा। अबे मरवा दिया बदबख्त। वो मुंह पर हाथ रखकर धीरे से हंसी और बोली। मैं शायद यही समझती कि वो उसका कोई बेटा होगा, मगर वो मुझे बता चुका था कि उसका कोई बेटा नहीं था। इसलिए मैंने उससे पूछ लिया कि वो किसकी तस्वीर है। उसने बड़े फख्र से बताया था कि वो उसके अजीज तरीन दोस्त की तस्वीर है, जिस पर मुझे हैरत भी हुई थी क्योंकि सेठ रमज़ान की और तस्वीर वाले शख्स की उम्र में बहुत फर्क था। फिर मैंने सोचा शायद वो उस दोस्त की जवानी की तस्वीर होगी। उसने खुद ही मुझे तुम्हारा नाम बताया और बड़ी तारीफें करने लगा। उसकी बातों से अंदाजा होता था कि उसकी नज़र में तुम्हारी हैसियत एक हीरो की सी थी, शायद तुम उसका आइडियल हो। फिर वो ज़रा शौक सी नज़रों से गोया असर नो मेरा जायज़ा लेते हुए बोली। तुम में हीरोज़ वाली कोई बात नज़र तो नहीं आती? होती तो नज़र आती। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। मैं तो बड़ा मस्कीन सा आदमी हूँ। इस गधे सेठ रमज़ान को इजहार अकीदत के लिए और कोई तस्वीर नहीं मिली होगी। चुगत ने उठाकर मेरी तस्वीर टांग दी होगी। ये बात मुझे तो मालूम ही नहीं थी, वरना तस्वीर की जगह मैं उसे टांग देता। खैर, अब क्या हो सकता है, जो होना था सो हो गया। बातों बातों के दौरान सिलसिला कत्ल की तरफ चल निकला था। मेरा ख्याल था कि तुम इस मौजू पर कुछ रोशनी डाल सकोगी। मैं? उसकी आंखें फैल गईं। तुम्हें यह ख्याल क्यों कराया? बस वैसे ही। कभी कभी मुझे अजीब अजीब ख्याल आते रहते हैं और हैरत की बात यह है कि इनमें से बाज दुरुस्त भी साबित होती हैं। मैंने बज़ाहिर बेनियाजी से कहा। वो निचला होंठ दांतों में दबाए एक लम्हे मुझे घूरती रही, फिर एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोली। मिस्टर चौधरी, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम इस जहाज़ पर क्या कर रहे हो? क्या वाकई तुम्हें यह पूछने की जरूरत है? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर उल्टा उसी से सवाल किया। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है तुम्हारे वालिद तुम्हारे बारे में बहुत परेशान है। तुम्हारा अंदाज़ा सही है कि उन्होंने फ़ोन पर सेठ रमज़ान से मदद की दरख्वास्त की। तुम्हारे मुआशरे में औलाद की 18 साल की होने के बाद, बल्कि अब तो उससे पहले भी वालिदैन उन्हें कुछ कह ही नहीं सकते। हत्ता कि अगर वो तबाही के गड्ढे में गिर रहे हों तब भी उन्हें नहीं रोक सकते। औलाद हर काम यही समझ कर करती है कि उससे ज़्यादा अक्लमंदी का काम कोई नहीं कर सकता। बाज़ औक़ात झुंझला कर भी अपने आप को तबाह करने वाले काम करती है और उसके लिए बेसियों जवाज़ कर लेती है। मोहतरम वाज चौधरी साहब, तुम्हें जो कुछ कहना है सीधे और साफ तरीके से कहो, नाज़ेहाना किस्म की तकरीर मत करो। और मुलायमत से बोली। नौजवान नस्ल नसीहत से कितना भागती है। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। सीधी सच्ची और साफ बात यह है कैथरीन डियर कि तुम्हारे वालिद का ख्याल है कि तुम ड्रग्स के धंधे में पड़ गई हो और उसकी वजह से किसी मुसीबत में फंसने वाली हो। उसकी पेशानी पर शिकने ऊपर आई, लेकिन वो कुछ न बोली। उसने मुझे बोलने का मौका दिया। मैंने बात जारी रखते हुए कहा, कोई बात नहीं कि यह बात दुरुस्त हो। मैं इस जहाज पर सवार होने के सिलसिले में जिन दो आदमियों से मिला, पहले वो दोनों यके बाद दीगरे कत्ल कर दिए गए और अब अब्दुल कत्ल कर दिया गया है। यह मुझे ड्रग माफिया का काम मालूम होता है। कराची के साहिल में जिन दो अफराद से मैं मिला था, उन्हें उस जहाज पर तुम्हारी मौजूदगी का इल्म था। कौन थे वो? उसने स्पार्ट लहजे में पूछा। आशिक भट्टी और आसिफ भट्टी। वो दोनों सगे भाई थे। मैंने जवाब दिया।
वो दोनों मारे जा चुके हैं। उसने आंखें सुकेड़ते हुए पूछा। हाँ, और उसका मतलब है तुम उन्हें जानती हो? कौन थे वो और उन्हें किसने हलाक किया? मैंने तेजी से पूछा। कोई किसी के बारे में कुछ पूछ ले तो उसका यह मतलब नहीं होता कि उसे जानता है। मैं किसी भट्टी वगैरह को नहीं जानती और मुझे नहीं मालूम कि उन्हें या अब्दुल को किसने और क्यों कत्ल किया। वो बेदारी बोली। शायद वो कोई अहम बात जान गए थे और इस सिलसिले में उनकी जुबान खोलने का खतरा था। मैंने ख्याल जाहिर किया। खैर, इन बातों को छोड़ो, हम सिर्फ तुम्हारी बात करते हैं। तुम किस चक्कर में फंसी हुई हो? अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैथरीन से थोड़ी बहुत बातें करने के बाद मैं अपने कैबिन में लौट आया। मैंने महसूस किया कि जहाज पर एक कातिल की मौजूदगी के एहसास ने अमले तक को खौफजदा कर दिया था। डेक पर कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं भी जल्दी ही सोने के लिए लेट गया। फिर मुझे याद आया कि एक ही चाबी सब कैबिनों में लगती थी। मैंने उठकर एहतियातन एक कुर्सी दरवाजे के हैंडल के नीचे फंसा दी। सफर की 5वीं सुबह नाश्ते की मेज पर कैप्टन गोयज ने ऐलान किया कि वो जहाज की रफ्तार बढ़ा रहा है ताकि मुकर्रर शेड्यूल से कई घंटे पहले हम उसी शाम नहर सुएज में दाखिल हो जाएं। जहाज पर एक लाश की मौजूदगी के बायस या फिर शायद किसी और वजह से वो कुछ मुस्तरिब नजर आ रहा था। ऐसा मालूम होता था कि वो जल्द अज जल्द किसी बंदरगाह तक पहुंचना चाहता था। शायद बंदरगाह पर वो कुछ तहफ्फुज महसूस करता था। उस वक्त हम बहिरा अहमर के वस्त में सफर कर रहे थे। पैरी कलाकर कुछ शिकवा था कि दोनों तरफ साहिल इतनी दूर तक था कि उसे परिंदे देखने को नहीं मिल रहे थे। वैसे वो सही मानों में अपने शौक के साथ मुखलिस था। सब अपने अपने तफक्कुरात में उलझे हुए थे, लेकिन उसे परिंदों की पड़ी हुई थी। कैथरीन काफी ताखीर से नाश्ते के लिए मेस में आई और उसने नाश्ता भी सही तौर पर नहीं किया। वो कुछ परेशान मालूम होती थी। मैंने पहली बार उसे परेशान देखा था। इतनी परेशान मैंने उसे उस वक्त भी नहीं देखा था जब अब्दुल की लाश दरियाफ्त की गई थी। उसकी आंखें बता रही थी कि वो सही तौर पर सो भी नहीं सकी थी। मैं नाश्ता कर चुका था, इसलिए मैं उठकर जाने लगा तो वो एक लम्हे के लिए मेरे बाजू पर हाथ रखते हुए बोली, डेक पर जरा मेरा इंतजार करना, मैं काफी पी कर आ रही हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। उसने तकरीबन सरगोशी के अंदाज में बात की थी। मैंने इस बात में सर हिलाया और डेक पर आ गया। कुछ देर के बाद वो भी डेक पर आ पहुंची। उस वक्त वो ट्रैक सूट में थी। मैं उसे उस ट्रैक सूट में उससे पहले रोजाना अलल सुबह डेक पर जॉगिंग करते देख चुका था, लेकिन आज गोया वो जॉगिंग को भूल गई थी। क्या बात है, क्यों इतनी परेशान नजर आ रही हो? मैंने पूछा। जरा मेरे कैबिन में चलो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहती हूँ। उसने इधर उधर देखकर कदरे मुतहोश लहजे में कहा। उस लम्हे में मुझे ऐसी लड़की दिखाई दी जिसका वाकई मंशियात की स्मगलिंग वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता था। मुझे ख्याल आया कहीं किसी ने उसकी लाइल्मी में उसे मंशियात ले जाने के तो इस्तेमाल नहीं कर लिया। एन मुमकिन था किसी ने उसके सामान में हेरोइन या कोकीन छुपा दी हो, उसे इल्म ना हो और वो अब अचानक उसने इत्तफाकन वो चीज दरियाफ्त कर ली हो, इसलिए खौफजदा नजर आ रही हो। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं खुद उसके सामान की नहायत बारीक बीनी से तलाशी ले चुका था। अगर मुझे कुछ नहीं मिला था तो उसे भी मिलना मुश्किल ही था। बहरहाल मैं खामोशी से उसके पीछे चल दिया। अपने कैबिन का ताला खोलकर वो सीधी दीवार गिर बिस्तर के पास पहुंची। उसने बिस्तर से कंबल और चादरें हटा दी। नीचे फोम का गद्दा था और उस पर उनाबी रंग का एक बड़ा सा खुश्क धब्बा नजर आ रहा था। मुझे फौरी तौर पर अंदाजा हो गया कि वो खुश्कशुदा खून का दाग था। तुम्हें यह कब नजर आया? मैंने पूछा। आज सुबह, उसने जवाब दिया। रात मुझे सही तौर पर नींद नहीं आई। मैं कुछ ज्यादा ही करवटें बदलती रही। गद्दे से चादर हट गई और आज सुबह मेरी उस दाग पर नजर पड़ी। मेरा ख्याल है अब्दुल को मेरे कैबिन में कत्ल किया गया था। लगता तो यही है। मैंने उसकी तायद की। तुम्हारे कैबिन से कोई चीज गायब तो नहीं है? अगर गायब भी होगी तो अभी मुझे उसका इल्म नहीं हो सका। मेरा ख्याल है मैं अपने सामान का जायजा ले लूं। वो सामान का जायजा लेने लगी, लेकिन फिर यकदम ही उसे न जाने क्या ख्याल आया कि कुर्सी पर बैठकर दोनों हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगी। सिसकियों के दरमियान वो बोली, मेरे तो इस तसव्वुर से रूंगटे खड़े हो रहे हैं कि मैं रात भर इस बेड पर सोती रही जिस पर एक शख्स को ज़िबा किया गया था। जो हो चुका, अब उसके बारे में सोच सोच कर रोना बेकार है। मैंने कुछ मुशफ़क़ाना से अंदाज में उसका कंधा थपकते हुए कहा। मैं महसूस कर रहा था कि उसकी परेशानी की वजह महज ये एहसास नहीं था कि वो आइल्मी में रात भर उस बेड पर लेटी रही थी जिस पर किसी शख्स को ज़िबा किया गया था, बल्कि उसकी परेशानी की वजह कुछ और भी थी। कोई और ख्याल भी उसे सता रहा था। मेरा ख्याल है तुम वाकई किसी मुश्किल में हो। तुम्हारे वालिद का ख्याल सही था, मैंने हमदर्दाना लहजे में कहा। मुश्किल? वैसे तो कोई मुश्किल नहीं है, वो अपने आंसू पूछते हुए बोली। बस मुझे यूं लग रहा है जैसे मैंने इस जहाज पर सवार होकर गलती की है। ये कुछ अजीब पुरस्रार सा जहाज है, मालूम नहीं इस पर क्या हो रहा है। वैसे तो कोई खास बात नहीं है, बस एक कत्ल हो गया है जिसके सिलसिले में तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। अलबत्ता अगर कोई और परेशानी है तो बताओ, खुदा न करे कि मुझे कोई और परेशानी हो। वो रोना भूल कर जल्दी से बोली, मेरा ख्याल है कल तक सब लोग पुरस्कून हो जाएंगे। मैं मजीद चंद मिनट उस तसलियां देकर बाहर आ गया। उस रोज गोया लोग एक दूसरे का सामना करने से कतरा रहे थे। ऐसा मालूम होता था कि अमले समेत हर शख्स को दूसरे पर कातिल होने का शुबा था। कैथरीन और कलाकर दोनों अपने अपने कैबिन तक महदूद होकर रह गए थे। हैरत थी कि अब तो कलाकर भी परिंदों का नजारा करना भूल गया था। उस रोज उस मकाम पर भी माहीगीरों की एक लांच मछली फरोख्त करने के लिए जहाज के करीब आई, लेकिन उसे नहायत बेरुखी से जवाब दे दिया गया। उससे पहले मैं महसूस कर रहा था कि मैं जिधर भी जाता था इंसान खानसामा फहमीद की नजरें मेरा ताक्कुब करती थी। आज गोया वो भी मुझ पर नजर रखना भूल गया था। मैं मौका मुनासिब देखकर डेक के नीचे चला गया।
बज़ाहिर मैं इंजन रूम की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में मैं उस हिस्से की तरफ मुड़ गया जिसमें सामान लादा जाता था। जहाज के सामने का बहुत बड़ा हिस्सा उस मकसद के लिए वक्त था। ताहम मेरे लिए हैरत की बात यह थी कि तेल की खुदाई के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनरी अफगानिस्तान से आ रही थी, जबकि अफगानिस्तान में मेरी मालूमात के मुताबिक तेल नहीं पाया जाता था। मैं डेक की तरफ वापस जा रहा था तो रास्ते में मुझे कैप्टन गोएज मिल गया। मैं उससे पूछे बगैर नहीं रह सका। तुमने बताया था कि तेल की खुदाई की मशीनरी अफगानिस्तान से आई है, लेकिन अफगानिस्तान में तो तेल नहीं पाया जाता। बेशक, कैप्टन ने तस्लीम किया, इसीलिए तो इन्हें इस मशीनरी की जरूरत नहीं है। जंग शुरू होने से पहले उन्होंने किसी उम्मीद के सहारे ये मशीनरी खरीदी होगी, लेकिन जंग के बाद से अब तक वहां सिर्फ अवाम का तेल निकला है, जमीन से कहीं तेल बरामद नहीं हो सका। मजीद चंद मिनट उससे बातचीत में गुजरे, फिर मैं अपने कैबिन की तरफ वापस आ गया और आराम करने लगा। दूसरे रोज अलल सुबह जहाज नहर सुएज से निकल आया और खुले समंदर में दाखिल हुआ। मैं अपने कैबिन से निकलकर रेलिंग पर जा खड़ा हुआ। थोड़ी देर में यके बाद दीगरे कैथरीन और कलाकर भी अपने कैबिनों से निकल आए और सुरूए आफ्ताब का नजारा करने लगे। कैथरीन आज भी जॉगिंग नहीं कर रही थी, ताहम अब उसकी तबीयत कुछ बेहतर नजर आ रही थी। कलाकर भी शायद उस तसव्वुर से कुछ मुतमईन नजर आ रहा था कि वो लोग अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे थे। सफर उनके लिए तयशुदा शेड्यूल से पहले खत्म होता दिखाई दे रहा था। नाश्ते की मेज पर कैप्टन गुएज ने ऐलान किया, हम लोग आधी रात के करीब यानी शेड्यूल से 12 घंटे पहले बोदरम पहुंच जाएंगे। अगर समंदर का उतार चढ़ाव ठीक हुआ तो हमें फौरन बर्थ मिल जाएगी और हम अलल सुबह वहां सामान उतारना शुरू कर देंगे। इस दौरान मैं अब्दुल के कत्ल के सिलसिले में हुकाम से निपट लूंगा। मेरा ख्याल है वो पूछगछ तो सबसे करेंगे, लेकिन उम्मीद है हम लेट हुए बगैर आगे रवाना हो जाएंगे। जब दूसरे लोग हमारी तरफ मुतवज्जा नहीं थे तो मैंने नीची आवाज में कैप्टन से पूछा, मेरा क्या बनेगा? मेरे पास तो पासपोर्ट तक नहीं है। मुझे तो फौरन मशकूक समझ लिया जाएगा और गिरफ्तार कर लिया जाएगा।